अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा में मैं हूं आपका मेजबान वसीम साबिर। और आज की अगर बात की जाए तो आज बड़े ही अहम इशू हैं जो कि खासकर FIA के हवाले से हैं। एक तो FIA में जो नौजवानों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है खासकर लाहौर के एयरपोर्ट्स पर, तो दूसरी जानिब जो इंडिया से भारत से खातून पाकिस्तान आई है और आकर यहाँ पर उन्होंने शादी कर ली है, उसके हवाले से भी जो है वो एक पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि खातून भारत से वापस तो आई लेकिन खातून वापस क्यों नहीं गई, क्योंकि एक मुआहदा तय किया गया था। एक पाकिस्तान और भारत की जानिब से बाकायदा एक बात सामने आई थी कि जो पाकिस्तान में हैं लोग भारत के, उनको भी फौरी जो है वो निकालने का इनखला करने का हुक्म दिया गया था। तो इसी तरह से भारत के लोगों को भी पाकिस्तान से जो है वो भारत से जो है वो निकाल कर पाकिस्तान में भिजवाने का जो है वो कहा गया था। और ये मैं समझता हूँ कि भारत की जानिब से एक धमकी लगाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में रहने वाले जो शहरी हैं वो भी बड़े पुरअमन हैं और उनका यही ख्याल है, उनका यही कहना है कि ये दोस्ती कायम दायम रहनी चाहिए। लेकिन भारत जो है वो होशे हथकंडों पर आ जाता है। तो इसी तरह से जब होशे हथकंडों पे आता है तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको भी ये कुछ अच्छा नहीं समझते, जो भारत के अंदर मुसलमान रह रहे हैं उनको भी ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो ख़वातीन के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब देखा जाए कि ख़वातीन जो है वो चंद जो है वो इबादत गाहों पर आई थी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में, तो वो वापस नहीं गई। उसका बाकायदा हाई कोर्ट में जो है वो केस दायर कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भी उनके एक जो है वो ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और अली चंगेज़ी सिंधु जो है वो इनके लॉयर हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में ये रिट पिटिशन जो है वो दायर की है। तो मैं समझूंगा कि इन दोनों से बात करते हैं ताकि मज़ीद इस हवाले से हमारे नाज़रीन को इसकी आगाही हो सके कि नौजवान जो हैं वो किस तरह से लाहौर एयरपोर्ट पर या दीगर पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर खजल ख्वार हो रहे हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। तो दूसरी जानिब जो खातून है पाकिस्तान जिसने आकर शादी की है और पाकिस्तान से वो वापस भारत नहीं गई, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे साथ मेहमान आ गए हैं अली चंगेज़ी सिंधु जो एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें जरा। जी मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है, मैं साबिक मेंबर पंजाब असम्बली रहा हूँ और पार्लियामानी सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर का हूँ और सिखरे में रहनुमा हूँ। ननकाना साहब से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब ननकाना साहब ने तकरीबन 31 साल हेड क्वार्टर रहे हैं वहाँ। महेंद्र साहब की बात आपने सुनी, जिस तरह से अली चंगेज़ी सिंधु ने एक केस दायर किया हुआ है कि भारतीय खातून जो है वो पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में आकर अपने टाइम लिमिट के मुताबिक वो वापस भी नहीं जाती। तमाम अहवाल इनसे जान लेते हैं। चंगेज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूरे मैं समझता हूँ कि भारत में छाए पड़े हैं, आपका व्हाट्सएप भी हैक कर लिया गया है और आपकी पल पल की भारत रिपोर्ट भी ले रहा है। पता नहीं क्या क्या तकलीफ है, क्या मसला है उनको कि काम आप पाकिस्तान में कर रहे हैं और काम भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि बड़ी नेकी वाले काम है, लेकिन भारत को ये बात हजम नहीं हो रही और आपका व्हाट्सएप जो है वो कुमार साहब ने हैक कर लिया है। कहीं कुमार सानू ने हैक तो नहीं कर लिया? अच्छा जी, तो इस तमाम कार्रवाई के हवाले से बताएं, खातून कौन है, क्या चाहती है, वहां उसका स्टेटस क्या था, पाकिस्तान में आकर ये वापस क्यों नहीं जाना चाहती? क्या इंडिया वालों को पाकिस्तान पसंद आ गया? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुद्दे को इस काबिल समझा कि हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। केस के फैक्ट्स कुछ यूँ है कि सरबजीत कौर नामी खातून जिसकी उम्र तकरीबन 48 साल है, 48 ईयर, हाँ जी, वो 1700 से जायद जो भारतीय सिख यात्री थे उनके साथ 4 नवंबर को वो पाकिस्तान आती है बजरिया वाघा बॉर्डर। उसका जो वीज़ा होता है वो 10 डेज़ का उसका स्टे होता है। 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक उसका ये वीज़ा वैलिड है। उसके बाद जो इसको वीज़ा इशू किया गया है
वो एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक प्रोटोकॉल साइन होता है जिसको हम बायलैटरल एग्रीमेंट प्रोटोकॉल ऑन विजिटेशन ऑफ रिलीजियस श्राइन्स 1974 कहते हैं। उसके मुताबिक इसको जो वीजा इशू किया गया था वो कंडीशनल था, रिस्ट्रिक्टेड था। कंडीशनल रिस्ट्रिक्टेड वीजा का मतलब ये है कि उसके अंदर इबादत गाहों का लिखा गया है कि आप 4, 5, 6, 7 जगह पर जा सकते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 6 गुरुद्वारे मेंशन किए गए थे इसके वीजे के ऊपर। ननकाना साहब, सच्चा सौदा, डेरा साहब, रोडी साहब, करतारपुर साहब और पंजा साहब, इन 6 प्लेसेस के अलावा ये कहीं नहीं जा सकती थी एज पर लॉ, क्योंकि ये कंडीशनल वीजा था। लेकिन सरबजीत कौर जब 4 नवंबर को पाकिस्तान आती है तो एक अपने आशना के साथ, जिसके साथ गालबन वो 3 साल 6 साल से पहले राब्ते में थी, जो फरूखाबाद का रिहायशी था, उसके साथ वो 4 से 5 नवंबर के दरमियान ननकाना साहब से भाग जाती है। कोई टेलीफोनिक इनकी कोई फ्रेंडशिप हुई होगी, फिर वो इधर आई है तो इधर आके उसने शादी कर ली। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। सोशल मीडिया के जरिए इनका राब्ता हुआ, इनकी दोस्ती हुई, सारा कुछ प्लान मौजूद था। हमारी कंटेंशन ये है कि 4 से 5 नवंबर के दौरान जब सरबजीत कौर ने एज पर लॉ जो वीजा उसको दिया गया था उसकी वायलेशन की, 4 से 5 नवंबर को वो भाग गई, यानी कि ननकाना साहब से वो भाग गई, उस जगह से वो भाग गई जो लीगली उसको अलाउड नहीं था वहां से जाना, उसकी मूवमेंट वो इलीगल थी। तो क्या पाकिस्तान की पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोई कार्रवाई उसके खिलाफ की? FIA के पास डिपोर्ट करने का राइट मौजूद है, वो किसी को भी डिपोर्ट कर सकती है। उसके बाद 13 नवंबर को सरबजीत कौर का जब वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो क्या FIA ने कोई अपने तौर के ऊपर कोई कार्रवाई की है कि इसको डिपोर्ट किया जाए? इम्पॉर्टेंट बात वसीम भाई, इस खातून के ऊपर बठिंडा के अंदर 3 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका है वहाँ पे। यस, और इसकी जो फैमिली है वो रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटों के ऊपर एक है लवजोत, एक है नवजोत सिंह, उसके ऊपर 9 से ज़ायद केसेस हैं। एक कपूरथला में है, एक सुल्तानपुर में लोधी में है और कबीरपुर में है। 9 से ज़ायद फौजदारी मुकदमा का इंदराज इनके बेटों के ऊपर हो चुका है। क्रिमिनल फैमिली। इसके बावजूद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, सरबजीत कौर को इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या जानबूझ के इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जानबूझकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स किया ताकि इसको पाकिस्तान में प्लांट कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की नेशनल जो एसेट्स हैं या इंटरेस्ट हैं या सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाए? चंगेजी साहब, मैं एक बात समझता हूँ बड़ी बखूबी, जिस तरह से पाकिस्तान के नौजवान कहीं बैरून ममालिक के लिए किसी भी एयरपोर्ट का रुख करते हैं तो वहां पर उनका जो ओरिजिनल वीजा होता है, ओरिजिनल टिकट होती है, ओरिजिनल होटल स्टे होता है, उसको देखने के बावजूद भी जो है वो उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है। तो ये खातून क्या पाकिस्तान में इसको भिजवाया गया है कि इसकी जासूसी करने के लिए? क्यों इंडिया ने इसको जो है वो इतनी छूट दे दी? चलो इंडिया की तो अलग बात है, वो तो दे दी। पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया कि इसका ID कार्ड कैसा है, इसकी दोस्ती कैसे हुई, इसकी शादी कैसे हुई, इसके साथ मिलन मिलाप कैसे हुआ। पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अभी तक इसको जो है वो कैच नहीं किया। पंजाब पुलिस ने इसने एक स्टेटमेंट जमा कराई इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 6 नवंबर को, चूंकि 5/11/2025 को सरबजीत कौर ने न सिर्फ निकाह कर लिया था बल्कि दायरा इस्लाम में दाखिल भी हो गई थी। हमारा मसला ना उसके दायरा इस्लाम में दाखिल होने से है, ना निकाह से है, ना किसी मजहब से। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। वो खातून जो नॉन एक्सटेंडेबल वीजे के ऊपर आती है, सर 13 नवंबर को उसका वीजा एक्सपायर हो गया है, वो किस हैसियत से पिछले 2 माह से पाकिस्तान में मौजूद है? नॉन एक्सटेंडेबल वीजे के ऊपर आई हुई है, पिलग्रिमेज वीजे के ऊपर आई हुई है, वो वीजा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पूरे दुनिया में मौजूद सिख यात्रियों को दिया जाता है यात्रा पर्पस के लिए। लिहाजा इसने यात्रा के वीजे का गलत इस्तेमाल करते हुए ये पाकिस्तान में एंटर हुई, दाखिल हुई और इसने जो भी बंदा था उसके साथ इसने निकाह किया जो नॉन एक्सटेंडेबल वीजे के ऊपर। FIA को चाहिए था कि इसको डिपोर्ट करती, पुलिस को चाहिए था इसके खिलाफ इंदराज मुकदमा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब कुछ करना पड़ा है। महिंदर पाल सिंह साहब हैं, जैसा उन्होंने तारफ करवाया, वो इसमें पिटिशनर बने। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, हमने DG ISI को, DG FIA को, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो को हमने एप्लीकेशंस मूव की कि प्रोब होनी चाहिए कि कैसे खातून
पिलग्रिम वीजे के ऊपर पाकिस्तान में एंटर होती है, उसके बाद उसका वो जो उन प्लेसेस को विजिट करती है जो अलाउड ही नहीं है, उसके बाद 13 नवंबर को उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है? फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जस्टिस फारूक हैदर साहब की कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है, उसको रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसमें उन्होंने फिर जो कैबिनेट डिवीजन है उनसे, जो पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, DGFIA है, इन सब से रिपोर्ट तलब की है कि आप बताएं कि आपने इसका क्या स्टेटस है और इसके लिए अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। चंगेज़ी साहब एक चीज़ बताएं, बतौर पाकिस्तानी, बतौर लॉयर, क्या ये खातून हमारे पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा लाहक हो सकती है, या जिस मर्द ने पाकिस्तानी ने इसके साथ शादी की है उसको भी अभी तक चेक नहीं किया गया किसी भी इदारे की जानिब से कि इसके साथ राब्ता कैसे हुआ है, अभी ये लोग रह कहाँ रहे हैं? सर वसीम भाई, आपके साथ तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं FIA की एफिशिएंसी के ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान के नौजवानों को डिस्पाइट हैविंग ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स दे आर बीइंग ऑफलोडेड बाय FIA। पाकिस्तान में आप एक इशारा क्रॉस नहीं कर सकते अगर आप मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, अगर आपकी बेल कैंसिल होगी है या आप बेल के ऊपर नहीं, आजकल हेलमेट के बगैर नहीं गुजर सकते, तो कैसे एक खातून को, सर इंडिया ने तो चलो प्लांट कर लिया, उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी, आपके अदारे कहाँ थे? FIA का काम नहीं बनता था। वीजा अताशी जो हाई कमीशन पाकिस्तान दिल्ली के अंदर मौजूद है उसका काम नहीं बनता था कि वो वेरीफाई करे कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है। ये पिलग्रिमेज वीजे के ऊपर ये गलत इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद देखे पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और इनकरेज हुआ है सिख भाइयों की वजह से। अब जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी जो यात्री वीज़े के लिए, सर जो पंजाब, उधर का पंजाब, इधर का पंजाब, हमारी सांझ है, हमारा कल्चर एक है, जुबान एक है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो साझी हैं, तो क्या आप उधर के या पूरी दुनिया के जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान अपनी माओ बेटियों बहनों को लाते हुए स्केर्ड नहीं होंगे इस अमल की वजह से? लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारी पिटीशन है उसमें भी यही प्रेयर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए सरबजीत कौर को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान उनके हवाले किया जाए। वो जो जासूसी का आंसर है उसको प्रोब करें थॉरोली, उसके बाद इसके खिलाफ इंदराज मुकदमा हो, इसके खामद के खिलाफ भी इंदराज मुकदमा हो, उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। सर अगर इसने निकाह करना था तो ये एक लीगल वे से आती, ये विजिट वीजे के ऊपर आ जाती, टूरिज्म वीजे के ऊपर आ जाती, ये दुबई चली जाती, उधर जाके निकाह करके इधर आके ये नेशनैलिटी गेन कर लेती। ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद हैं जिसके ऊपर हमने पिटीशन भी दायर की हुई है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अगले महीने उसकी समाअत है। अभी जो देखा जाए तो जिस कोर्ट में ये केस लगा हुआ है वहाँ पर अभी कौन सी डेट जो है वो आइंदा है, और क्या खातून का जो खामद है वो भी यहाँ पर कोर्ट में पेश होने के लिए आते हैं? ये वो बिल्कुल नहीं आते, वो भागे हुए हैं। और मुझे इत्तला यही थी कि अदारे उनको ढूंढ रहे हैं और शायद ढूंढ भी लिया है। उसके बाद एक अजीत न्यूज़पेपर है, सुरिंदर कोशहार साहब, वो अमृतसर से, उन्होंने एक स्टोरी पब्लिश की है। ठीक है, वो स्टोरी बड़ी दिल दहला देने वाली है। उसके अंदर उन्होंने मेंशन ये किया है कि सरबजीत कौर का और वो जो लड़का जिसके साथ इसने निकाह किया है, इनका पहले से ताल्लुक था। ना सिर्फ ताल्लुक था बल्कि इसकी नेकेड वीडियोस भी इस खामद के पास मौजूद थी। अच्छा जी, इसके पास नासिर हुसैन इसका नाम है, नासिर हुसैन के पास सरबजीत कौर की बरहना नेकेड वीडियोस मौजूद थी, जिसकी वजह से सरबजीत कौर को वो प्रेशराइज करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा कि आप पाकिस्तान आओ, आप मेरे साथ शादी करो, अगर आप नहीं करती तो मैं यही वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। इंटरनेट का ज़माना है, विद इन सेकंड्स आपको पता है वीडियो इंडिया में, पूरी दुनिया में वायरल हो सकती है। लिहाजा इस स्टोरी के अंदर ये भी कहा गया है कि सरबजीत कौर को ब्लैकमेल करके नासिर हुसैन ने ये निकाह किया है और ये सारे मामला चल रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, that is supposed to be investigated। चंगेज़ी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा फिर वापस आऊंगा। अली चंगेज़ी सिंधु जो के लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके साथ, और महेंद्र पाल सिंह मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपना तारुफ भी करवाया कि ये साबका MPA भी रह चुके हैं। महेंद्र साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ NGO ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ। ਇਹ मामलात ता क़यामत तक इंज ही चलते रहने ने जी। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र पाल सिंह, एक चीज बताएं, खातून पाकिस्तान आई और वापस नहीं गई,
क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है, क्या उसके पास कोई ऐसा मैग्नेट है? खातून की मजबूरी बन गई यहाँ पर रहना, या खातून बखुशी यहाँ पर रह रही है? क्या कहोगे? देखिए, ये चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है पता लगेगी कि वो नासर के पास मैग्नेट है, ये इसके पास मैग्नेट है, या ये जासूस है, इंडिया की प्लांटेड है और नासर ने उसकी मुआवनत की है, नासर को इसका कोई मुआशी फ़ायदा हुआ है। ये सारी चीज़ें तो जब अदारे इसके ऊपर एक्टिव होंगे तो तब उसके बाद पता चलेगा। कब होंगे अदारे एक्टिव, कब करेंगे इसका किलाकुमा, कब करेंगे इसको अरेस्ट, कब ये सारी चीजें सामने आएंगी? मैं यही तो पीट रहा हूँ, चंगेजी साहब भी यही पीट रहे हैं। मैं यही चीज बताना चाहता हूँ। खातून आई हैं, अब टेक्निकल चीजें जी हाँ मैं आपको बताऊंगा। खातून आई हैं 4 नवंबर की रात को ननकाना साहब पहुंची है। पहली गाड़ी गालबन कोई 8:30-9 बजे पहुंची है। ठीक है। और ये 47th गाड़ी में थी या 44th गाड़ी में थी। ये महेंद्र पाल सिंह साहब ये बताएं, ये बाई फुट आई है या बाई एयर आई है? बाई फुट वाघा बॉर्डर से आई है। ठीक है। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो बसेस अरेंज करके दी थी, उनमें ये 40+ वाली किसी बस में बैठी है। ठीक है। तो पहली बस एंटर हुई, दूसरी करते कराते कोई 10-10:30 बजे के करीब जो है ये वहाँ गाड़ी से उतरी है। ठीक है। और अगली सुबह 9 बजे ये अदालत पहुंच गई है शादी के लिए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि इसका मिशन ये था, ये इसी मिशन पे आई है। इसने वहां पे थोड़ी देर भी नहीं गुजारी, क्योंकि इसको वहां से निकलने में गुरुद्वारे के करीब इतना रश है, वहां पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती। वो उसको जो रेड जोन है गुरुद्वारा साहब का, उससे निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, थोड़ा सा, तो ये उसी वक्त निकली है और उसको कहीं गाड़ी में पहुंचते, वहां से फरूखाबाद पहुंचते कोई ना कोई टाइम लगा है। सही बात। अगले दिन जब अदालत में वो पहुंची है, वो माइंड बना के कि जिस तरह क्या उसने वो कहना है, क्या तरीकाकार। महेंद्र सिंह साहब, पाकिस्तान का भी मैं आपको कानून बता देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई भी इंडियन खातून हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जब वो यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उसका बताया जाता है कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ, और मुतलका थाने के अंदर उसका इंदराज होता है। और जब ये वहां पर उतरी है किसी भी बस के अंदर, जिस तरह से आपने बताया, इसने किसी भी थाने का इंतखाब नहीं किया कि मैं किसी थाने में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा दूं, मैं आई हूँ। मेरा उसमें हमारा यही है ना कि उसको सारी मुआवनत तो की नासर हुसैन। हाँ। तो इसमें पाकिस्तान का असल मुजरम जो है वो तो नासर हुसैन, जिसने उसको बुलाया, मुआवनत की सारी तो उसकी। अब बेसिकली देखना क्या है कि यहाँ पे हमारे अदारों की क्या नेग्लिजेंस है, वो हमें देखना है कि इनकी क्या नेहली और कारकर्दगी पे सवाल क्या उठता है। 5 तारीख को वो जाके अदालत में पेश हो गई है। ठीक है। इन्होंने पता ही कोई। और उसके बाद 5 तारीख की रात को बकौल उसकी कि उसने 6 तारीख की सुबह कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दर्ज की है कि उसको उसके घर के ऊपर SHO रियाज ने छापा मारा है वहाँ। ठीक है। छापा मारा है और अगले दिन मतलब 6 तारीख को अदालत में पेश हुई कि कल रात उसने नाजायज छापा मारा है, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। अच्छा जी। इसका मतलब है ये पिटीशन दायर होने के बाद पुलिस हरकत में आई है या पहले से? निकाह के बाद। ठीक है। 5 तारीख को सुबह इसने निकाह किया, उसी रात आई है। 5 रात को पुलिस ने इसके घर पे छापा मारा। ठीक है। 6 तारीख को ये अदालत में पेश हुई है और आम आवाम को 13 नवंबर को पता चला है। यानी कि पुलिस को तो 5 तारीख को पता चल गया, गवर्नमेंट को पता चल गया, अदारों को पता चल गया। 5 तारीख से लेके 13 तारीख तक अदारों ने क्या कार्रवाई की? जो मुतलका SHO था वहाँ का जिसने छापा मारा है, उसका थाना कौन सा था? थाना फरूखाबाद सिटी होगा, सदर होगा, कोई भी होगा। तो वहाँ पर सरदार जी उन्होंने खातून को या नासर को अपने हमरा थाने ले जाकर इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं की, ना कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी। यही तो बात है कि उन्होंने गिरफ्तार किया ही नहीं। अगले दिन ये अदालत में पेश हो गए। फिर उसके बाद अब मजे की बात क्या है, नहली बताता हूँ। 6 तारीख को बेसिकली 5 तारीख को बाबा जी का जन्मदिन था। ठीक है। 6 तारीख की सुबह गाड़ियां रवाना हुई वहां से। ठीक है। तो अगर एक बंदी ने 5 तारीख को निकाह किया और वो फरूखाबाद में है और 6 तारीख को वो अदालत में पेश हो रही है, फिर वो फरूखाबाद में है, तो गाड़ियों की जो गिनती हुई, सवारियों की,
जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं, मजे की बात, ये जत्थों का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये सारी गाड़ियां इकट्ठी चलती हैं, ऐसा नहीं होता अलग अलग जो नहीं, पहले आगे आप लाइन- पहले चलो, नो लाइन में गाड़ियां चलेंगी, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, और जैसे- कहीं पे जैसे- स्टॉप नहीं होगा। जैसे दोस्ती बस आती थी उसके साथ स्कार्ड होती थी। बिल्कुल ये चीज ऐसी, और अगर एक भी सवारी कम है कोई गाड़ी चल नहीं सकती, बिल्कुल ठीक है, एक भी सवारी कम है तो गाड़ी चल नहीं सकती, कोई भी बजाओ गाड़ी नहीं चल सकती। अगर वो कम है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये सवारी ये कम है, गाड़ी में आई है या नहीं आई है या कहाँ उतरी है। अगर वो बीमार है तो उसकी लिखी जाती है रिपोर्ट की ये बीमार है, इस वजह से ये गाड़ी में सवारी कम है। अगर वो डेथ हो गई है तो वो भी लिखा जाएगा कि जी उसको फलानी गाड़ी में उसकी मैयत भेज दी है और ये सवारी कम है, बकायदा इसकी लिखत पड़ती है, जैसे रोजनामचा बनता हाँ, है। बना हुआ है। ये बंदी गायब है 6 तारीख को, वहां से सच्चा सौदा गए हैं, गिनती हुई है, बंदी गायब है, किसी ने कोई परवाह नहीं, पूछे किसी ने अदारों ने पूछा ही कि किधर चली जाएगी, ये किसके साथ? पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गफलत है। उसके बाद वहां से जब हुई है, उसका काम था कि सब अदारों को बता देना कि ये प्रॉब्लम हुई है, इसको संभाले, सही बात, क्योंकि पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो यहाँ पे मेजबान थी। फिर उसके बाद आप चले सच्चा सौदा में फिर गाड़ियां फुल हुई, ठीक है, फिर सवारी नहीं मिली, अच्छा, फिर कोई कंप्लेन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। पता ही नहीं है कि सवारी कहाँ गई। उसके बाद पंजा साहब गए, पंजा साहब में भी 2 गुजारे, तो वहां पे रूम की अलॉटमेंट हुई, उस अलॉटमेंट की जो इसको रूम की हुई वहां पे कोई नहीं आया, हाँ। मौजूद ही नहीं, कोई किसी ने कोई एक्शन नहीं कोई लिया। एक्शन नहीं हुआ। वहां से करतारपुर साहब गए हैं, करतारपुर साहब में तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि जिस गेट से आप एंटर हुए हैं उसी से वापस जाएंगे, आपके आईडी कार्ड रख लेते हैं, आपके पासपोर्ट रख लेते हैं, दूसरा गेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, नहीं एक है। ही एंट्री गेट है, वहीं से आपने एग्जिट करना है। और जो दूसरे गेट से आते हैं, इंडियन वाले गेट से, जो वहां से आए वहीं से वापस जाएंगे, उनके आईडी कार्ड रखते हैं ताकि वापसी यहीं से जी लें। वहीं से वापस जाएंगे। ठीक है तो वहां पे भी कोई रिपोर्ट नहीं। यार, इतनी वहां बड़ी- से फिर ये गए हैं रूडी साहब अहमदाबाद, वहां पे भी कोई रिपोर्ट नहीं। महेंद्र सिंह वहां से साहब, लाहौर आए हैं, लाहौर से जब वापस बॉर्डर पे गए हैं उस वक्त इनको अचानक याद आ गया कि ये बीबी साडी गवाची है। सारा जहान फिरने अच्छा, के बाद उसके बाद भी मैंने और चंगेजी साहब को जब हमें पता चला तो चंगेजी साहब ने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि देखिए हमें पहले से केस में नहीं बढ़ना चाहिए, पहले जिन अदारों की जिम्मेदारी है हम उनको तो देखिए वो क्या हाँ, करते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दरखास्त तक नहीं दी, FIR नहीं हुई। अच्छा, फिर हम इसमें पड़े, हमने प्रबंधक कमेटी क्या सो रही है? उसको नहीं पता कि यहाँ पर जो इनका काम है, उनको काम इन्होंने सरंजाम देना है, उसके खिलाफ कोई ना कोई ये एप्लीकेशन। तो अगर अदारे उनके ऊपर देखेंगे ना कि प्रबंधक कमेटी का जो काम है वो नहीं कर रहे, जो काम नहीं है वो कर रहे हैं, तो अदारों को पता चल कि ये सारे सत्तू बेकसूर है। बहरहाल हमारा पॉइंट मेन ये है कि ये जो कुछ हुआ ये अदारों की गफलत से हुआ, पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गफलत से ये पाकिस्तान की बदनामी हुई। बेशक। और आज पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर उंगली पूरी दुनिया उठा रही है। एक सिख थे जो पाकिस्तान में खुशी से आते थे, सही बात है, आज वो भी डर गए, वो भी डर गए कि हमारे बच्चे अगर ऐसे मिसिंग हो जाएंगे, हमारी फैमिली मिसिंग हो जाएगी। आज ये लड़की खुद गई है, कल किसी को मार देंगे, कोई भी दहशतगर्दी कर लेगा, सही बात तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी तो आज मैं आपको बताऊं कि मेरी कल एक खातून से बात हो रही थी जो यात्रियों को लेके आती है, वो 300-400 लोगों को लेके आती है फरवरी में। उनके पास उनका सबका डाटा होता है। 300-400 लोगों को कनाडा से लेके आती है। कल मैंने उससे बात की, कहते सिर्फ 2 पासपोर्ट आए थे, बस। पाकिस्तान जाने को तैयार ही नहीं, SBB का, क्या बीबी वापस नहीं भेजी। अच्छा, यानी कि इस हद तक हमारे ऊपर, इस निजाम के ऊपर पूरी दुनिया की सिखों का आदमी एतमाद आ गया सही बात है, कि यात्रा करने के लिए कोई नहीं आ रहा। सही बात है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, इससे पाकिस्तान की कल नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है कि ये कोई रॉ की एजेंट हो या कोई और इसकी कार्रवाइयों में ये शामिल हो जाए। हम इस तरह से इसको इजाजत कैसे दे सकते हैं? उसकी क्लियरेंस हमने कैसे दे दी? क्या हमने इसकी वेरिफिकेशन की है? बिल्कुल भी नहीं।
हमारे अदारों ने इसकी वेरिफिकेशन की है कि इसका बैकग्राउंड क्या है इस बीबी का। तो हमारी सिर्फ दरख्वास्त यही है, सबसे पहले जो हमने दरख्वास्त दी है कि दोनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, इस वाक़ये की FIR होनी चाहिए। मेरी जो दरख्वास्त है संधू साहब की, उस पर हमने ये दरख्वास्त ननकाना साहब की थाना में भी, सिटी थाना ननकाना, क्योंकि बकुआ वहाँ के ना भागी वहाँ से, वहाँ पे भी हमने दरख्वास्त दी और FIA में भी दरख्वास्त दी। ठीक है। ननकाना साहब के SHO ने तो भार ही नहीं चुकिया। दरख्वास्त ली, मैंने कहा टैग कर दें, कहते जी नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 22E ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੈਗ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ कर ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। DPO जो है ननकाना साहब, उनको चाहिए था कि अपने SHOs को, जिस तरह से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि कोई भी शहरी किसी भी मुश्किलात में, किसी भी मसले में, किसी भी मालूमात के लिए जब थाने जाता है तो बतौर SHO उसका काम है कि उसको लुक आफ्टर करना। और बाकायदा जब ये लोग गए थे थाने में, तो थाने के अंदर जब ये दाखिल हुए हैं तो E-टैग जो है वो नहीं लगा के दिया गया। तो E-टैग जो था वो लगा के देना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि जो E-टैग का सिलसिला है वो तो पूरे पाकिस्तान में है। चंगेजी साहब, माहिर कानून आप, मैं समझता हूँ कि माहिर कानून है, आपने FIA को नाको चने चबा दिए हैं। मैं कहता हूँ कि आपने हर बड़े से बड़े अफसर को पार्टी बनाया हुआ है और वो कोर्ट के आगे जो है वो मजबूर भी हैं। जिस तरह से महेंद्र सिंह पाल ने कहा कि टैग भी नहीं लगा के दिया गया, क्योंकि थाने में जाके जो एप्लीकेशन दी जाती है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक पब्लिक का जो बंदा होता है, जो कंप्लेंटेड होता है, उसके पास एक प्रूफ होता है कि मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ। आप माहिर कानून किस तरह से देखते हैं? क्या पुलिस की ये नेग्लिजेंसी नहीं है कि एक तो खातून को गिरफ्तार नहीं कर रहे, पता नहीं खातून के साथ इन्होंने क्या जो है वो साजबाज हुए हैं, जो उसको अभी तक नासर को भी गिरफ्तार नहीं किया। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि पुलिस की जानिब से आप समझते हैं कोई नेग्लिजेंसी सामने आ रही है? जो महेंद्र पाल सिंह साहब ने बात की है वो पंजाब पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों का उन्होंने चेहरा वो आवाम के सामने और अदारों के सामने रखा है, और अदारे इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। क्योंकि पंजाब पुलिस में आप देख लें कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या हो रही है। CCD के चक्कर के अंदर लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कत्ल करने के बाद उनकी माएँ बहनें वो हाई कोर्ट में और सेशंस जजेस के पास वो दर बदर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हैं। ये पंजाब पुलिस, ये रवैया तो मौजूद है। पाल साहब ने जो बात की, ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये डिफेक्ट है पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि जब आपको एक बंदा वो एक एप्लीकेशन दे रहा है तो आपका ये काम बनता है आप उसको टैग लगाएं। आप जिस पुलिस में इतनी सख्त नहीं है कि कितने बड़े मैटर छोटा बड़ा नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर SHO कह रहा है कि ये टैग लगाने के बाद आप कहीं 22 में तो नहीं चले जाएंगे ताकि कोर्ट से कहीं ऑर्डर न ले आए। क्या पुलिस फिर उसको प्रोटेक्ट कर रही है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं अगर पुलिस के पास FIR करने का इख्तियार मौजूद है तो पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर पुलिस के पास उसको अरेस्ट करके FIA को देने का इख्तियार मौजूद है, अगर पुलिस ये नहीं कर रही तो ये बिल्कुल उसको। देखिए, महेंद्र सिंह पाल जो है वो भी उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहता। आप भी उसके ऊपर झूठा मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहते। आप तो ये कहते हैं कि करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये ना पाल साहब के ऊपर कोई हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मेरे जब करतारपुर साहब का मैं स्पोक्स पर्सन था तो उस वक्त इंडिया को मैंने बड़ा एक्सपोज किया। इंडिया के मुख्तलिफ जो भी वो काम करते थे मैंने एक्सपोज किया। करतारपुर के वो जितने प्लान थे कि करतारपुर ना खुले, तो मैंने अपना जो मेरा रोल अदा कर सकता था मैं इस मुल्क के लिए मैंने अदा किया, जिस वजह से मेरे सिक्योरिटी थ्रेट इशू हो गए। और मुझे कत्ल करवाने के लिए उन्होंने जो है ना अपनी वो कर दी, तो पाकिस्तान के अदारों ने मुझे 2 गनमैन दिए। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, यही साहब। अच्छा, अब क्या हुआ? आपके इंडिया वाले ही आपको जो है वो। अब हुआ क्या, जरी बात है, उनके लिए तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ ना, उनके लिए तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरा और इसमें कोई शक नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उनको ये भी याद रखना चाहिए कि आप एक सिख कम्युनिटी के साथ ताल्लुक, वो अपने सिखों का ख्याल नहीं करते तो मेरा क्या करेंगे? छोड़ दे इस बात को। लेकिन अपनों से क्या गिला है वो सोचे। मेरे सिक्योरिटी थ्रेट थे 9 मई के बाद भी मैं, क्योंकि मैं PTI का हिस्सा था, तो मुझे
सिक्योरिटी थ्रेट थे, मैं चुप रहा था, तो मुझे अदारों ने किसी तरीके से पैगाम पहुंचाया कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट है, और उन्हीं दिनों में हमारे कई लोग शहीद हुए। ठीक है। तो खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो किसी तरीके से पैगाम भेजा मेरे रिश्तेदारों को, उनको कहे कि वो अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखे, हम उसको कुछ नहीं कहते। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ठीक है। तो मुझे गनमैन मिल गए, मैंने थोड़ा सा उसको किया और मैं वो सिलसिला चलाता रहा। तो जारी बात है बाकी लोगों पे भी प्रेशर था पीटीआई छोड़ने का, मुझ पे भी रहा, लेकिन मैंने इस चीज़ को, उस प्रेशर को बर्दाश्त किया। अब क्या हुआ, 2 महीने पहले मुझे सिक्योरिटी वापस ले ली गई अचानक। क्यों ले ली गई? ताकि आपको दिन दिहाड़े जो मर्जी आगे मार के? देखिए, मैं उनकी बात नहीं मान रहा ना। ठीक है। मैं पंजाब हुकूमत नहीं चाहती, आप उनकी बात ना माने। मैं पंजाब, देखिए पंजाब हुकूमत चाहती है कि मैं उनके खिलाफ ना बोलूं, तो अगर वो गलत काम करेंगे तो मैं तो फिर बोलूंगा। देखिए, मेरा ये फर्ज बनता है, ये भी एक गलत काम हुआ है तो मैं खड़ा हो गया हूँ। इस मुल्क की जो आइन है, इस मुल्क का जो रिस्पेक्ट है, इस मुल्क की सलामती है, उसके लिए मेरा कतरा कुर्बान का भी हाजिर है। ठीक है, मेरे बच्चे भी कुर्बान, क्योंकि इस मुल्क ने हमें जो दिया है वो कोई दुनिया में कोई मुल्क हमें नहीं दे सकता। सिख कौम को जो इन्होंने दिया है कोई भी नहीं दे सकता। तो लिहाजा इस मुल्क पे तो मेरे बच्चे भी कुर्बान, मेरा कतरा भी कुर्बान, तो इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अचानक मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली। अब उसके बाद मुझे एक थ्रेट भी हो गया। जरा ये भी बता दें कि सिक्योरिटी आपको कब मिली थी और किसने दी थी? अब ये सिक्योरिटी मुझे 2019 जनवरी में मुझे मिली थी। ठीक है। कि जब मैं करतारपुर साहब का स्पोक्स पर्सन बना, मेरे जारी बाल है, जो इंडिया जिस तरह की हरकतें कर रहा था मैं उसके खिलाफ सख्त बयान देता था। उनकी सारी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलता था मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता था। तो वो मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद भी हैं और उससे तो वो जब करता था तो मुझे फिर सिक्योरिटी जो है वो मुल्तान से मुझे सिक्योरिटी मिली, क्योंकि मैं मुल्तान रहता हूँ, कारोबार में मुल्तान। अब अचानक मुझे वापस ले ली। अच्छा, वापस तब ली जब उसका, अब मुझे सिक्योरिटी थ्रेट उसके बाद भी 2 दफा हो चुके हैं। 2 दफा मुझे सिक्योरिटी वापस लेने की वजूहत आपने किसी अफसर से पूछी थी? जी, मैं गया हूँ, मैं पहले एसएसपी ऑपरेशन को मिला हूँ, एसएसपी ऑपरेशन को मिला हूँ। उन्होंने कहा आप सीपीओ से बात करें। फिर मैं सीपीओ साहब को मिला हूँ। सीपीओ साहब ने मुझे कहा कि आप डीआईसी में एक एप्लीकेशन दे दें। फिर मैंने ये डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी डीआईसी के लिए, उस पर भी फैसला उन्होंने ख़त्म कर दिया। और साथ ही फिर जो है एक चीज़ हुई, मैंने हाई कोर्ट में रिट की, तो वो भी अभी वो चल रहा है। देखिए, मैंने अपने कानूनी तकाज़े पूरे किए। कल खुदा न खास्ता मुझे कुछ होता है तो कम से कम स्टेट मेरी जिम्मेदार होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप पाकिस्तान में एक बड़े महफूज शहर में बैठे हैं, आप एक बड़े पुरअमन मुल्क में बैठे हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होता। ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है और मरियम नवाज शरीफ मैं समझता हूँ बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी वापस लेने की इनकी कोई वजूहत जरूर होगी। लेकिन आपको जो अफसराने वाला की जानिब से प्रॉपर जवाब दिया गया है, यहाँ आपको कहा गया है कि आपने उस पार्टी का साथ देना है, इस पार्टी का साथ नहीं देना। उन्होंने आपको एसओपीज बता दिए हैं कि आपकी एसओपीज के मुताबिक आप वहाँ पे बात सुनाई। देखिए, मैंने सिक्योरिटी पहले खुद नहीं मांगी, मुझे दी गई, तो अभी भी उन्होंने वापस ले ली। बहरहाल आज का हमारा मुद्दा जो है वो सरबजीत कौर केस है, और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए, पाकिस्तान की जो सलामती के लिए हम जो है ना, मैं भी और संधू साहब हम खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। संधू साहब, फिर एक बार मैं आपकी तरफ आया हूँ। जिस तरह से अमूमन आप देखते हैं कि एफआईए जो है वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर नौजवानों को रोकती है, और रोकने के बाद उनके पासपोर्ट भी फाड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इशू जो है ना वो बेसिकली पासपोर्ट, हमारा एफआईए का जो इशू है, ये खातून के हवाले से भी सरबजीत का जो इशू है, एफआईए को आप यही चाहते हैं ना कि एफआईए की उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, लेकिन अभी तक एफआईए ने कुछ नहीं किया। तो जो लोग बिनौने ममालिक जाने के लिए पासपोर्ट, ओरिजिनल टिकट, दीगर चीज़ें जो है वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और सरबजीत के लिए जो है वो अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसका बेहतर जवाब तो मेरे हाल में डीजी एफआईए ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो ना ताबे हूँ मोहसिन नकवी साहब के, ना ताबे हूँ डीजी एफआईए के, ना किसी मिनिस्ट्री के। मैं तो कानून के ताबे हूँ और आइन के ताबे हूँ।
और सरबजीत कौर की जिस तरह बात हमारा वही मुद्दा चल रहा है, मैं उसके ऊपर ही रहना चाहूँगा। ठीक है। 29/2005 ये स्टैंडिंग ऑर्डर है दैट इज बीइंग फॉलोड बाय FIA स्टैट्यूटरी कैपेसिटी के अंदर। उसके अंदर ये है कि FIA को अगर महसूस हो या कोई क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हो कि एक बंदा जो आया है वो ओवरस्टे है पाकिस्तान के अंदर, तो FIA उसको डिपोर्ट कर सकती है। लिहाजा सरबजीत कौर के मामले के ऊपर FIA ने कार्रवाई क्यों नहीं की? FIA ने अपनी स्टैट्यूटरी कैपेसिटी के अंदर जो वो फॉलो कर रही है 29/2005 का ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके मुताबिक उसने इसको अरेस्ट करके डिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये एक सवालिया निशान तो मौजूद है। पंजाब पुलिस के ऊपर भी ये सवालिया निशान मौजूद है। जब आपको पता चल गया कि 5 नवंबर को, अच्छा सर 6 नवंबर को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने सरबजीत कौर इसके खामद ने बयान दिया, नासिर ने सरबजीत कौर ने एक एफिडेविट जमा करवाया कि मैं भागी हूँ, मैं गई हूँ, और उसके बाद उसने अपना कोर्ट में बयान भी रिकॉर्ड कराया विद पिक्चर मौजूद है। इसका मतलब है सरबजीत कौर का इलीगल मूव होना ये एस्टैब्लिश है, और उसने कन्फेशन कर लिया कोर्ट के अंदर बाय सबमिटिंग एफिडेविट एंड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। उसने तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अपनी दे दी है। इसके बावजूद भी पुलिस का इसके ऊपर कार्रवाई ना करना, पुलिस का। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए कि महेंद्र पाल सिंह साहब आपसे कह रहे थे कि पुलिस ने तो SHO ने टैग लगाना भी उस एप्लीकेशन को मुनासिब नहीं समझा। सर क्या SHO अगर टैग लगाता ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नौकरी से जाता, तो क्या SHO की नौकरी पाकिस्तान की सलामती से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे इनफरादी रवैये हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, मुल्की मफादात जाएं जहन्नम में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जिस तरह हम जाते हैं खाना काबा में उम्रे के लिए, हज के लिए, सिख हमारे भाई पूरी दुनिया से वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। सर पाकिस्तान को रिलीजियस टूरिज्म से यात्रा के लिए आते हैं, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू कलेक्ट होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो अब देखें जब एक इनफरादी अमल की वजह से जब पूरे सिख कम्युनिटी है उसके लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का सोचेगी, वो वीज़ा जो प्रोसेस है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसको स्ट्रिक्ट करने का सोचेगी। तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली जो हमारे पूरी दुनिया से सिख भाई हैं, वो जो रिलीजियस हार्मनी है, वो टूरिज़म है, वो डिस्करेज होगी। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि सरबजीत कौर को अरेस्ट करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दें, वो इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद इसके खामद के ऊपर भी मुकदमे का इंदराज होना चाहिए। अच्छा सर एक और बात है, इस्लाम में भी निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता, सिखों में भी ऐसे है सर। सरबजीत कौर ने मजिस्ट्रेट के सामने और लाहौर हाई कोर्ट में जो हरासमेंट पिटीशन फाइल की, उसके अंदर एक पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं अनेक्सर किया या फाइल के साथ लगाया जिससे ये पता चल सके कि सरबजीत कौर ने पिछले खामद से तलाक ली थी। फिर ये आगे कैसे कर रही है? नाज़रीन सरबजीत कौर की अगर बात की जाए तो सरबजीत कौर जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनके मुतालिक कोई भी अभी तक ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि आया वहां से ये डिवोर्स लेकर पाकिस्तान आई है या अभी उस पहले वाले शोहर के निकाह में है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून तो यही कहता है कि जब खातून की शादी किसी मर्द के साथ होती है, जब तक उसको तलाक का सर्टिफिकेट ना मिले अगले घर जो है वो उसकी शादी नहीं हो सकती। जो है वो एक बार फिर महेंद्र पाल सिंह की जानिब चलते हैं। महेंद्र पाल सिंह साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपके मजहब में भी इसी तरह से मौजूद है कि खातून की अगर शादी हुई हो, जब तक वो डिवोर्स सर्टिफिकेट ना ले तो नेक्स्ट अगला निकाह नहीं हो सकता? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक एक खातून की डिवोर्स ना हुई हो उसका निकाह नहीं हो सकता। लेकिन चलें यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना ये वाली प्ली ले सकते हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा पिछला शादी उसकी खत्म हो गई। ठीक है। तो इस बात का क्या सबूत है कि उसने इद्दत गुजारी है? बेशक उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आप में भी इद्दत है? नहीं, इस्लाम की रूह से मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में तो इद्दत है। इस्लाम के रूह से कह रहा हूँ। देखिए इद्दत का जो मामला है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके बाद जो तलाक होती है, तलाक के बाद एक पीरियड होता है जिसके अंदर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती किसी दूसरी शख्स के साथ। उसको वो एक टाइम है, वो 3 शायद पीरियड सर्कल का टाइम है। क्या इसका वो पूरा हुआ है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं।
तो यही चीज है कि जो लोग ये भी कह दें कि चलें जी उसने इस्लाम कबूल कर लिया इसलिए उसका पिछला निकाह टूट गया, लेकिन अगर उसकी शादी पीछे है, उसने तलाक ली नहीं ली, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, इसके बाद भी इद्दत तो उसको पूरी करनी है, उसको कम से कम वो 3 माह या 4 माह का जो टाइम है वो इंतजार करना पड़ेगा शादी के लिए। उसने फौरन शादी कैसे कर ली? तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तानी अदारों को सोचना चाहिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पाकिस्तानी अदारों ने। मेरी वफाकी हुकूमत के ऊपर, पंजाब हुकूमत और खास तौर पे पाकिस्तान से खुदा प्रबंधक कमेटी की इस नाअहली के ऊपर मुझे सख्त तशवीश है इसके ऊपर, और मेरे साथ पूरी कौम को उन्होंने तशवीश में डाला हुआ है। मेरी दुआ है कि इनको अकल आए और ये जो है फैसला लेके इसके ऊपर कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर महेंद्र पाल सिंह भी मौजूद थे जो कि साबिक MPA भी रह चुके हैं और सिख कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक भी है। अली चंगेजी सिंधु भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के बड़े माने ताने जो है वो वकला भी हैं, और मैंने जिस तरह से पहले बताया था बड़े बड़े DG को जो है वो नाको चने चिपवा दिए गए हैं और कोर्टों में पेशियां जो है वो सामने करवाई गई हैं। तो लाहौर में अगर देखा जाए तो ये कोर्ट में जो है वो केस अभी जो है वो अंडर ट्रायल, और ताहाल अभी तक जो है वो सरबजीत कौर के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून जो है वो हरकत में नहीं आया। जिस तरह से महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि SHO ननकाने के पास जब एप्लीकेशन गई तो वो बिल्कुल भी अपने कदमों के ऊपर वजन नहीं डाल सका और कहने लगा सरदार जी तो अल्लाह दा वास्ता है, तुसी टैग लवा के ते मुड़ के बाई भी चल जाओगे तो मेरी मजबूरी बन जाएगी पर्चा देना। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरबजीत कौर मुलजिम है, अगर नासर उसका खामद मुलजिम है, तो उनको जुडिशल हवालात होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में कोई भी गैर कानूनी तरीके से अगर कोई रहायश पजीर हो तो उसके खिलाफ कानून का जो है वो शिकंजा मुकम्मल तौर पर कसना चाहिए। सरबजीत पाल सिंह साहब, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा, महेंद्र पाल सिंह साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए मेरा खून का कतरा जो है वो कुर्बान है, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के हक में फिर एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।